नमस्ते। आत्म एवं व्यक्तित्व के पिछले वीडियो में हमने व्यक्तित्व के कई स्वरूपों पर चर्चा की थी, कई सिद्धांतों की चर्चा की थी। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इसके मनोगतिक उपागम पर चर्चा करेंगे। हमने पहले भी जो 11वीं की वीडियो हमने बनाई थी, 11वीं कक्षा की वीडियो, उसमें मनोगतिक उपागम के संबंध में बहुत सी जानकारियां दी है। फिर भी मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मनोगतिक उपागम के संबंध में कुछ बात करूंगी। ये सिगमंड फ्रायड हैं जो मनोगतिक उपागम के जन्मदाता थे। व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए यह एक अत्यंत लोकप्रिय उपागम है। फ्रायड एक चिकित्सक थे। उन्होंने अपना सिद्धांत अपने नैदानिक पेशे के दौरान विकसित किया। अपने पेशे के आरंभिक दौर में उन्होंने सामूहिक शारीरिक सांवेगिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों का उपचार सम्मोहन विधि के माध्यम से किया। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि उनके अधिकांश रोगी अपनी समस्याओं के बारे में बात करने की आवश्यकता अनुभव करते थे और बात कर लेने के बाद वे प्रायः अपने को अच्छा महसूस करते थे। फ्रायड ने मन के आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए मुक्त साहचर्य की विधि को अपनाया। मुक्त साहचर्य ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति अपने मन में आने वाले सभी विचारों, भावनाओं और चिंतनों को मुक्त भाव से व्यक्त करता है। स्वप्न विश्लेषण और त्रुटियों के विश्लेषण का भी उपयोग इन्होंने किया। उन्होंने बताया कि हमारी जो चेतना का स्तर है वह 3 स्तर पर देखा जाता है। एक चित्र के माध्यम से देखें कि यह चेतना का हमारी चेतना का बस इतना ही स्तर ऊपर है और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा गहरा हिस्सा, ये हमेशा दबा हुआ रहता है। तो जो चेतन स्तर है इसके अंतर्गत वे चिंतन, भावनाएं और क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग जागरूक रहते हैं। यानी कि यह हिस्सा, हमारे मस्तिष्क का इतना सा हिस्सा जो है, यह चेतन अवस्था में आता है। अब चेतन अवस्था में इसके अंतर्गत वे मानसिक क्रियाएं आती है जिनके प्रति लोग तभी जागरूक रहते हैं जब वे उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं। अचेतन, इसके अंतर्गत ऐसी प्रक्रियाएं आती है जिनके प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं। फ्रायड ने एक चिकित्सा प्रक्रिया विकसित की जिसे मनोविश्लेषण चिकित्सा का आधारभूत लक्ष्य दमित अचेतन सामग्रियों को चेतना के स्तर पर ले आना है। देखें अब हम इसे थोड़ा, यहाँ देखिए, ये इड है, ये ईगो है, ये सुपर ईगो है। तो इड जो है, अब ये किस तरह से है, यह पूर्व चेतना है और यह अचेतना है अभी जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी, और यह सचेतन है। यानी कि ये हमारा दिखने वाला, हमारे व्यवहार का दिखने वाला भाग्य है। इस चेतना को जो इन दोनों के बीच में पाई जाती है, अचेतन और सचेतन के बीच में, तो इसे हम प्रयास के स्वरूप चेतना में ला सकते हैं। और ये हमारा अचेतन हिस्सा है जिसे हम प्रयास के स्वरूप भी नहीं ला सकते। इसे चिकित्सा सहायता की बदौलत या सम्मोहन स्वप्न की व्याख्या के बदौलत इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें भी देखिए, ईड है, अहंग है, ईड है, ईगो है, सुपर ईगो है। हिंदी में भी इसे ईड, अहंग और परा अहम ही कहते हैं। ये ईड जो है, यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा का स्रोत में होता है। इसका संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं, कामिच्छाओं और आक्रामक आवेगों की तात्कालिक तुष्टि से होता है। यह सुखलिप्सा सिद्धांत पर कार्य करता है जिसका यह मानना है कि लोग सुख की तलाश करते हैं और कष्ट का परिहार करते हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य की अधिकांश मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा कामुक होती है और शेष ऊर्जा आक्रामक होती है। ईद को नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती। अहम, इसका विकास ईड से ही होता है और यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्तिक आवश्यकताओं की संतुष्टि वास्तविकता के धरातल पर करता है। व्यक्ति की यह संरचना वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होती है और प्रायः ईड को व्यवहार करने के उपयुक्त तरीकों की तरफ निर्दिष्ट करता है। मान लीजिए कि एक बालक
ईड जिस पर ईड प्रबल है वह आइसक्रीम खाना चाहता है, उससे कहता है कि वो झटक लो। लेकिन उसका जो ईगो है वो कहता है कि नहीं, दुकानदार से बिना पूछे वो नहीं लेना है, नहीं तो उसे दंड मिलेगा। वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करते हुए बालक जानता है कि अनुमति लेने के बाद ही आइसक्रीम खाने की इच्छा को संतुष्ट करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अहम जो होता है वह धैर्यवान, तर्कसंगत तथा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। अब हम आते हैं परा अहम पर, यानी कि सुपर ईगो पर। इसे समझने का और इसकी विशेषता बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको मानसिक प्रक्रियाओं की नैतिक शाखा के रूप में जाना जाए। यह ईड और ईगो को बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं। समाजीकरण की प्रक्रिया में पैतृक प्राधिकार के आंतरिकीकरण द्वारा पराहम ईड को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। अभी जो पीछे आइसक्रीम का हमने उदाहरण देखा, तो उसमें वह बच्चा अपनी माँ से पूछ सकता है कि मैं ये आइसक्रीम खाऊं या ना खाऊं। तो अगर माँ वो जानता है कि उसकी माँ उसे सही सलाह देती है, तो माँ की सलाह मानने पर उसे कोई अपराध बोध, भय या दुश्चिंता नहीं होगी। इस प्रकार के व्यक्ति के प्रकारों के रूप में फ्रॉइड का विचार था कि मनुष्य का अचेतन 3 प्रतिस्पर्धी ऊर्जाओं से निर्मित हुआ है। कुछ लोगों में ईड प्रबल होता है, कुछ में ईगो प्रबल होता है, कुछ में सुपर ईगो प्रबल होता है। इसके अलावा इन चीजों की चर्चा हो चुकी, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम मूल प्रवृत्ति पर। मूल प्रवृत्ति जीवन की वह जीवन मूल प्रवृत्ति, इसमें सॉरी क्षमा कीजिए, मूल प्रवृत्ति में 2 प्रवृत्तियां पाई जाती है। जीवन मूल प्रवृत्ति यह व्यक्ति में जीवन को जीने की इच्छा बनाए रखती है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति यह व्यक्ति में जीवन के प्रति विद्रोह, विनाशकारी व्यवहार को संचालित करने का आधार बनाती है। काम प्रवृत्ति लिबिडो यह मानव व्यवहार का केंद्रीय भूत है। अब हम आते हैं अहम रक्षा युक्तियां पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रॉइड के अनुसार मनुष्य के अधिकांश व्यवहार जो हैं वो चिंता के कारण, उसके उपयुक्त समायोजन या पलायन को प्रतिबिंबित करते हैं। अतः किसी दुश्चिंताजनक स्थिति का अहंग किस ढंग से सामना करता है, यही व्यापक रूप से निर्धारित करता है कि लोग किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। फ्रॉइड का विश्वास था कि लोग जो दुश्चिंता का परिहार मुख्यतः रक्षा युक्तियां विकसित करके करते हैं। अब ये रक्षा युक्तियां क्या है? ये रक्षा युक्तियां अहंग को मूल प्रवृत्ति आवश्यकों के प्रति जागरूकता से रक्षा करती है। इस प्रकार रक्षा युक्तियां जो है वास्तविकता को विकृत कर चिंता को कम करने का एक तरीका है। यद्यपि दुश्चिंता के प्रति की जाने वाली जो रक्षा युक्तियां सामान्य एवं अनुकूली होती है, ऐसे लोग जो इन युक्तियों का उपयोग इस सीमा तक करते हैं, वास्तविक की वास्तविकता वास्तव में विकृत हो जाती है, तो विभिन्न प्रकार के कुसमायोजक व्यवहार विकसित होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है इसमें एक दमन। हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई और हमने उसे दमन कर दिया कि नहीं ये सही नहीं है, तो हम इसे अपने मन में दबा लेते हैं। दूसरी है प्रक्षेपण, यानी कि हम अपनी बातों को या अपनी विशेषकों को दूसरों पर आरोपित कर देते हैं। एक व्यक्ति जिसमें प्रबल आक्रामक प्रवृत्तियां हैं, वह दूसरे लोगों में अत्यधिक रूप से अपने प्रति होने वाले व्यवहारों को आक्रामक रूप से देख रहा है। अस्वीकरण, इसमें एक व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को नकार देता है। जैसे एक एड्स का रोगी जल्दी नहीं मानना चाहता कि वह एड्स का रोगी है। प्रतिक्रिया निर्माण, इसमें व्यक्ति वास्तविक भावनाओं और इच्छाओं के ठीक विपरीत जाकर चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है। युक्तिकरण, इसमें व्यक्ति अपने कार्य के लिए या भावनाओं के लिए तर्कहीन आधार ढूंढ लेता है। प्रतिगमन, यानी कि जो समस्या आई है उससे हम दूसरी तरफ चले जाएं। विस्थापन, यानी कि इस समस्या से ध्यान हटाने के लिए हम किसी दूसरी और समस्या या विचार पर हम अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं। आक्रामकता, यानी कि अगर हम पर कोई कुछ बोलता है तो हम इतने आक्रामक हो जाते हैं कि उसकी बात को हम सुनने को तैयार नहीं है और इस तरह अपनी आक्रामकता दिखाकर हम अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कल्पना प्रवाह एवं द्विवाद, यानी कि जिस भावना को हम दबा लेते हैं उसके संबंध में हम दिन में अगर आंख मूंदे तो स्वप्न के रूप में वो चलती दिखाई देगी, उसे हम कल्पना में उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण कुछ इस तरह की प्रक्रिया है कि हम
जैसे हमने कपूर को देखते हैं कि कपूर जलता है और वह जलता हुआ सीधे भाप में गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसका तरल स्वरूप दिखाई नहीं देता है। तो उदात्तीकरण में वही चीज है कि हम अपने जो प्रतिक्रिया है उसे सीधे बिना कुछ परेशानी का सामना किए किसी और स्वरूप में ढाल देते हैं। व्यक्तित्व विकास की कई अवस्थाएं हैं। फ्रायड का यह दावा है कि व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष आरंभ में ही स्थापित हो जाते हैं और यह जीवन पर्यंत स्थित रहते हैं। इसे उन्होंने पंच अवस्था